बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वो डिस्कशन है वो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब हम इसको देखेंगे कि अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन आया था उसकी बैकग्राउंड में मतलब ऐसे कौन से सिचुएशन आए थे कि जिसकी वजह से वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया। अब हम अगर इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ थी जो कि ब्रिटेन ने आबाद की थी। वो वहाँ पे मतलब आबाद हुई। वो किस तरह आबाद हुई? अब हुआ इस तरह के मतलब 1500 से 1600 का जो टाइम था, उस दौरान जो यूरोपियन थे जिसमें फ्रेंच भी आते हैं, स्पेन वगैरह, पुर्तगाल और इसके अलावा ब्रिटिश, इन लोगों ने वहाँ पे अमेरिका में सेटलमेंट स्टार्ट की। मतलब ये कि जिस तरह वो लोग इंडिया में आए, जो सब कॉन्टिनेंट थी, बाद में पाकिस्तान और इंडिया बनी, जिस तरह यहाँ पे आए उसी तरह उनका ये कोशिश था कि वो अमेरिका में भी सेटल हो जाए। क्योंकि उस दौरान जो दुनिया में जो सुपर पावर कंट्री वो मतलब बड़े बड़े मुल्क वो जाने जाते थे, तो वो फ्रांस था, स्पेन था, ब्रिटिश था, मतलब कुछ जो यूरोपियन कंट्री थे वो समझे जाते थे। तो क्या हुआ कि बाद में फिर स्पेन को भी शिकस्त हुई और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो फिर फ्रेंच को भी शिकस्त होती है। तो वाहिद जो सुपर पावर कंट्री है वो ब्रिटिश ही आता है। फिर अब जो अराउंड 1700 का जो पीरियड है, वहाँ पे जो इंग्लिश है मतलब जो ब्रिटिश है वो फ्रेंच को क्या करते हैं, अमेरिका से निकालते हैं। उसके बाद जो 1750 उस वक्त तक ब्रिटिश जो है वो अमेरिका में 13 कॉलोनी इस्टेब्लिश कर चुका होता है। अब जो यहाँ पे जो 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश ने वहाँ पे इस्टेब्लिश की अमेरिका में, उसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट जो कॉलोनीज है, मैसाचुसेट्स है, इसके अलावा पेंसिल्वेनिया है, ये वो इम्पोर्टेंट कॉलोनी है कि जहाँ से जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होती है। तो ये होता है कि अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जो ये ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनी, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता था। उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह होता था कि वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ पे जो कॉलोनी थी वो एक लोकल, हर कॉलोनी में एक लोकल असेंबली होती थी। वो जो लोकल असेंबली थी वो कुछ क्वालिफाइड वोटर उस लोकल असेंबली को क्या करते थे, वो अपॉइंट करते थे, उसको मुंतखब करते थे। और ये लोकल असेंबली थी वहाँ पे मतलब ये जो इस असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो अमेरिकन ही थे। मतलब जहाँ पे वो जो ब्रिटिश कॉलोनीज के लोग थे वही थे, मतलब जो अमेरिका में रहते थे। लेकिन इन लोकल असेंबली को कौन मतलब ये कि कौन हैंडल कर रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसको मतलब हैंडल कर रही थी, उसको कंट्रोल कर रही थी। इस असेंबली की जो जितनी भी कंट्रोल थी वो ब्रिटिश हुकूमत के पास थी। अब जो ये लोकल असेंबली थी, इनका जो फंक्शंस था, उनका जो मेन फंक्शंस ये था कि जो वहाँ पे कॉलोनीज़ के लिए जो भी लॉज को बनाना, लॉज को इनेक्ट करना, इनका फर्स्ट फंक्शन यही था। जो दूसरा फंक्शन था वो ये था कि वहाँ पे जितने भी टैक्सेस लगते थे, जितने भी टैक्स वो इम्पोज करते थे, वो ये लोकल असेंबली ही कर रही थी। किसके वो कहने पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पर। अब ये तो हुआ इन जो 13 कॉलोनीज थी उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से मतलब वाक़यात आए, ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन वजूद में आया। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्यूशन।
अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज़ आते हैं, लाइक सोशियो कल्चरल रीज़न, इसके अलावा पॉलिटिकल रीज़न, इसके अलावा इकोनॉमिक रीज़न। ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन वजूद में आया। अब जो सोशियो कल्चरल रीज़न, इस नाम से ये मतलब ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पे जो 13 कॉलोनीज़ में जो ब्रिटिश के लोग थे, जहाँ जो अमेरिका में रहते थे, वो ये था कि वो उसमें मेजॉरिटी लोग वो प्रोटेस्टेंट थे। ये जो प्रोटेस्टेंट है वो क्रिश्चियन का एक सेक्ट होता है, जो कि वहाँ पे ब्रिटिश आए थे। ये इन लोगों को ब्रिटिश में बहुत कम नज़ीर से देखते थे, मतलब उसको कोई राइट्स वगैरह जितने भी ये राइट्स थे, मतलब ये कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं लाइक लाइफ, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी वगैरह, फ्रीडम, इस तरह वगैरह, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते थे वो उनको नहीं देते थे, उन पर जुल्म सितम करते थे। तो वो लोग वहाँ से आके अमेरिका में रहने लगे। इसके अलावा ये था कि वहाँ पे के जो ये लोग थे प्रोटेस्टेंट, इनको कोई मतलब अच्छी नज़ीर से वो नहीं देखते थे, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी ब्रिटिश के सामने। तो ये भी एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से लोगों के जहनों में ये मतलब वो इस सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल रीज़न। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल रीज़न। वो मैंने आपको बता दिया ना कि वहाँ पे जो 13 कॉलोनीज़ में जो लोकल असेंबली थी, जो कि लॉज को एनेक्ट कर रही थी और टैक्सेस को इम्पोज कर रही थी, वो पॉलिटिकल रीज़न ये था कि चलो जो उसकी जो लोकल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव होते वो तो इन 13 कॉलोनी से ही इलेक्ट होते थे, लेकिन जो पावर थी वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। जितना भी पावर था, मतलब ये कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो भी वो करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्म से ही वो करते थे। तो लोग जो 13 कॉलोनीज़ के जो लोग थे अमेरिकन, वो ये कहते थे कि ऐसा क्यों होता है, जबकि वहाँ पे जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है या जो ब्रिटिश की जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसमें हमारी कोई वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जो मेन रीज़न थी वो इकोनॉमिक रीज़न थी। वो इस वजह से इस इकोनॉमिक रीज़न में मतलब ये कि ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ इम्पोज किए इन 13 कॉलोनीज़ पर, जिसकी वजह से बहुत से मतलब ये कि बारी बारी टैक्सेस उन पे लागू किए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान करना पड़ता था। तो वो लोग ये सोचते थे। और हाँ, एक बात आप ये भी याद रखें कि वो जो जो 13 कॉलोनीज़ के लोग थे वो यही उनके जहनों में एक आइडिया डेवलप हुआ। क्या हुआ? एक आइडिया डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं रिपब्लिकनिज्म, जो वहाँ पे जो अमेरिका में काफ़ी फेमस हुआ। ये जो आइडिया था, ये जो नज़रिया था रिपब्लिकनिज्म, वो लोग ये कहते थे कि जो बादशाह होता है, जो किंग होता है, वो आम इंसान क्यों नहीं बनता। हालांकि वहाँ पे ये था कि जो किंग था, अगर वो सपोज़ मर जाता या वो कोई अपॉइंट करता तो वो अपना बेटा या किसी रिलेटिव को वो अपॉइंट करता एज अ किंग। तो वो लोग ये ही सोचने पर मजबूर हुए, उन लोगों ने ये नज़रिया उठा लिया जो रिपब्लिकनिज्म का जो आइडिया है कि ऐसा क्यों होता है, कोई आम आदमी क्यों किंग नहीं बन सकता। तो ये भी एक रीज़न था। अब वहाँ पे एक पॉलिटिकल थिंकर आता है, जो पॉलिटिकल रीज़न की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जॉन लॉक। ये जॉन लॉक जो था वो एक पॉलिटिकल थिंकर था जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। अब उसने उसका एक फ़लसफ़ा था लिबरलिज्म, जिसको हम कहते हैं। मतलब ये कि उसका ये मानना था कि जो पावर कम्स फ्रॉम पीपल। अब आते हैं इकोनॉमिक रीज़न पे। तो इकोनॉमी की वो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने अमेरिकन पे लागू की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था।
अब उसमें जब आते हैं वो है फर्स्ट पे एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से वहाँ पे जो अमेरिकन थे, जो 13 कॉलोनीज के जो लोग थे, वो अमेरिका में कोई भी लैंड उसको ऑन नहीं कर सकते थे, मतलब उसकी वो मालिक नहीं बन सकते थे। उसकी जो मालिक थे, जो ऑनर थे, वो सारे जो ब्रिटिश के अरिस्टोक्रेट थे, वहाँ पे जो अशरफिया लोग थे, वो सारे इनकी ऑनर थे। तो वहाँ पे जो अमेरिकन थे वो बेचारे पूरा दिन उसमें मेहनत करते थे, और उसका जो वहाँ पे जो ज़मीन का रेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो हाई था। वो सारे रेंट जो थे वो वहाँ पे जो ब्रिटिश के लोग थे उनको आते थे। तो अब जो दूसरा जो पॉलिसी थी अंडर इकोनॉमिक, वो ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये इस तरह पॉलिसी थी कि जिसमें वहाँ पे अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज के लोग थे वो कोई मेजर इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे, नहीं स्टार्ट कर सकते थे। वजह ये थी कि लाइक आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो ये जो 13 कॉलोनीज के लोग थे वो इस तरह की इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे। वजह ये थी कि ब्रिटिश वाले ये मतलब उनकी ये सोच थी कि अगर ये लोग इस तरह के इंडस्ट्री नहीं खोलते तो उनको जाहिर सी बात है जो आयरन होता है या टेक्सटाइल वगैरह होता है वो किसी ना किसी मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बाद में ये कुछ ऐसे एक्ट्स उन पे इम्पोज किए गए कि जिसके जो वो मकसद था वो ये था कि जो अमेरिकन है वो सिर्फ और सिर्फ जो आयरन है और टेक्सटाइल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही से इंपोर्ट करेंगे, बाकी किसी मुल्क से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये भी लोगों में मतलब एक गम गुस्सा था कि इस तरह क्यों होता है, मतलब जो भी वो मतलब ब्रिटिश कहेंगे हम मानेंगे। हालांकि अगर आप ये देखें कि जो 13 कॉलोनीज थी वो ब्रिटिश के ही लोग थे, वो ब्रिटिश ने ही वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे। किस लिए इस्टेब्लिश किए थे? ताकि वो वहाँ जो अमेरिका में मतलब वहाँ से फ़ायदा उठाए, अपने मुल्क को वो फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं यही 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के अगेंस्ट ही होते हैं और आगे जाके अमेरिका एज आ इंडिपेंडेंस वो डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एक एक्ट जो कि ब्रिटिश वाले 13 कॉलोनीज पर इम्पोज करते हैं उसका नाम था नेविगेशन एक्ट 1651। 1651 में ब्रिटिश ने 13 कॉलोनीज पर एक एक्ट इम्पोज किया जिसका नाम था नेविगेशन एक्ट। इस जो ये नेविगेशन एक्ट है इसका मेन पर्पस ये था, ब्रिटिश ने इस एक्ट की वजह से उन पे ये लागू किया कि जो भी सामान अमेरिकन एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उसकी जितनी भी शिप्स है वो पहले ब्रिटिश में लैंड करेंगे। पहले ब्रिटिश में वो लैंड करेंगे, वो ब्रिटिश वाले ये देखेंगे कि क्या ये जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है वो ब्रिटिश ही हो रही है या किसी और मुल्क से हो रही है। तो ये भी एक रीज़न थी। अब उसके बाद हम आते हैं 7 ईयर वॉर जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान हुई 1756 से 1763 तक। ये एक वॉर हुई फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान। अब ब्रिटिश वालों का ये सोच था कि हम फ्रेंच को शिकस्त दे के पूरी अमेरिका पे कब्जा कर ले। तो इस 7 ईयर वॉर में फ्रेंच को शिकस्त हुई और ब्रिटिश क्या हुआ, वो सुपर पावर बन गया और पूरे अमेरिका पे उनका कब्जा हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ एक्ट और ब्रिटिश वालों ने अमेरिका पे इम्पोज की। उसमें एक एक्ट जो आता है वो शुगर एक्ट 1764। अब 1764 में ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट 1765। इस एक्ट का मकसद ये था कि अमेरिका में वो उस वक्त ये था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे
उस पे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं होती थी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये भी एक रीज़न थी। अब जो स्टैंप एक्ट के बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो अमेरिकन है उन्होंने एक स्लोगन उठाया, एक नारा लगाया। वो स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड द गवर्नमेंट। कि अब इसके बाद हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब तक हमारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं होगी। तो ये था स्लोगन। अब ये हुआ कि जब ये स्लोगन अमेरिका ने उठा लिया तो उसके बाद जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने कुछ ये जो एक्ट थे वो वापस ले लिए। उसके बाद क्या हुआ? 1767 में एक और एक्ट उन्होंने इम्पोज किया जिसका नाम था टाउनशेड एक्ट। इस एक्ट में ये कहा गया कि जहाँ जो भी डोमेस्टिकल चीज़ें होती है उसके इंपोर्ट होने पर अमेरिका टैक्स देगा। तो मतलब ये क्या है, अगर एक को उठा लेते थे तो दूसरा वो लागू करते थे टैक्स। फिर उसके बाद एक और एक्ट उन्होंने लगा लिया, टी एक्ट 1773 में। ये भी एक मतलब एक्ट तक है। इस एक्ट में क्या मतलब ये कि जो टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के साथ ही वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और किसी मुल्क के साथ वो नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो एक और जो हम बात करेंगे वो है बोस्टन टी पार्टी जो कि 1773 में हुआ। अब ये हुआ, ये एक ऐसा था कि ये बोस्टन था, ये एक बंदरगाह थी। उसमें ये हुआ कि जो अमेरिकन के लोग थे, मतलब ये एक शेप थी वो टी लेके जा रही थी। उसमें ये हुआ कि जो अमेरिकन के लोग थे वो इंडियन के लिबास में मलबूस होके वहाँ पे जाके उन्होंने वो जो शेप था, सारा जो टी था वो उन्होंने क्या किया, समंदर में फेंक दिया। फिलाडेल्फिया कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसमें ये हुआ कि मतलब जितने भी ये लीडर थे कॉलोनीज के, वो एज अ ग्रुप उन्होंने एक मीटिंग की और ब्रिटिश को ये पैगाम पहुंचाई कि अब इसके बाद हम आपको कोई टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस पैगाम पे जो ब्रिटिश का जो किंग था वो से में आया। उन्होंने अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में उन्होंने ट्रूप्स भेजे और वहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुई, जिसमें फिर बाद में जो ब्रिटिश था उनको शिकस्त हुई। अब उसके बाद ये होता है कि जो एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है जो कि 1776 में होता है। तो फर्स्ट मीटिंग उन्होंने 1774 में की, जिसको हम फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। सेकंड मीटिंग उन्होंने 1776 में की, जिसको हम कहते हैं सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसमें उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो ये हुआ कि बाद में जाके फिर लास्ट में 1983 में एक ट्रीटी हुई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस मुआहिदे में ब्रिटिश वालों ने ये मान लिया कि हमने जंग हारी है और हम हार चुके हैं, और इसके अलावा जो 13 कॉलोनी है जो पहले ब्रिटिश के अंडर होती थी, उन्होंने अब ये मान लिया, ये रिकग्नाइज किया कि जो 13 कॉलोनीज है अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो आज़ाद है। तो होपफुली कि आपको ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है ये समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हमारे वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।